नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री के इस नए क्लास में। और हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का ये सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंग्लैंड की क्रांति। और जो पहला चैप्टर था रेनेसां यानी पुनर्जागरण, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ, पूरा प्लेलिस्ट दे दिया हूँ, जाकर वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इंग्लैंड की क्रांति। ये क्रांति आती ही क्यों है 1688 में, इसका जन्म क्यों होता है, इसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, इसको सब चीज़ का हम लोग यहाँ पर डिटेल्स चर्चा करेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक, जब वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखेंगे तो अपना रिव्यू, जैसा आपका रिव्यू रहता है वैसा वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इंग्लैंड की क्रांति। तो देखिए 1603 में स्टुअर्ट राजवंश का शासन शुरू होता है। स्टुअर्ट राजवंश का शासन शुरू होता है 1603 में। और ये जो राजवंश के शासक ने अंधविश्वास में बहुत विश्वास करता था। ये जैसे कुरीतियां, जैसी धार्मिक कुरीतियां होती हैं, उस अंधविश्वास में ये बहुत आंख मूंद कर विश्वास करता था। कौन सा? स्टुअर्ट राजवंश का जो शासक था। ठीक है, देखिए इस क्रांति को ग्लोरियस रिवॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो क्रांति हुई थी बिना किसी के रक्त बहाए, खून खराबाए, मार काट का ये क्रांति सफल हुआ था। इसलिए इसको गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति इसको बोला जाता है। तो जैसा कि 1603 में मैंने बता दिया कि स्टुअर्ट राजवंश का शासन हुआ करता था, और ये जो यहाँ का शासक जो था वो बहुत ही अंधविश्वासी टाइप का था। 11वीं सदी में राजा हेनरी प्रथम, यहाँ पर लिख लीजिएगा, राजा हेनरी प्रथम ने अपने सलाहकारों को बुलाकर एक मंत्री परिषद का गठन करते हैं। किसका? एक मंत्री परिषद का गठन करते हैं। कौन? राजा हेनरी मंत्री परिषद का एक गठन करते हैं, जिसे क्यूरिया रेजिस कहा जाता है। क्यूरिया रेजिस कहा जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कि जो 11वीं सदी के राजा हेनरी प्रथम था, वो अपने मंत्रियों को बुलाता है, सलाहकारों को बुलाता है और एक परिषद का गठन करता है जिसका नाम होता है क्यूरिया रेजिस। अब आगे हम लोग देखते हैं कि 1215 ईस्वी में राजा जॉन की नीति, जो पॉलिसी होती है और उसका व्यवहार जो होता है, उसके असंतुष्ट होकर सामंतों ने एक घोषणा पत्र लिखता है। जो सामंत होते हैं, उसके अधिकारी जो होते हैं सामंत, वो एक घोषणा पत्र लिखते हैं जिसको मैग्ना कार्टा तैयार किया जाता है, या मैग्ना कार्टा इसको बोला जाता है। उस पत्र राजा जॉन ने जबरदस्ती हस्ताक्षर कर लिया कि अब सलाहकार परिषद से सलाह लिए बिना ही राजा कोई कार्य नहीं करेगा। तो मतलब इस घोषणा पत्र में क्या होता है कि राजा जो होता है, राजा जॉन, उसमें हस्ताक्षर कर देता है, साइन कर देता है कि कोई भी निर्णय लेता है, कोई भी अगर सलाह लेना या कोई भी काम करवाना हो तो बिना परिषद के पूछे कोई काम नहीं करेगा। तो ऐसे मतलब एक तरह से ये बोले कि वो सामंतों के अधीन हो गया था, कि जैसे सामंत बोलेंगे, सलाहकार बोलेंगे, वैसा वो काम करेगा। ये होना भी चाहिए ऐसे डेमोक्रेसी में। तो हम लोग देखते हैं कि 1485 से लेकर 1603 तक, 1603 में मैंने आपको बताया था कि 1603 में स्टुअर्ट राजवंश का शुरुआत हो गया था। तो ये होता है कि अब आता है टाइम हम लोग का कि 1485 से 1403 में जो ट्यूडर वंश का शासन रहा था, ट्यूडर वंश का 1603 तक ट्यूडर वंश का शासन रहा था। इस वंश का जो शासक था वो बहुत ही निरंकुश था, मतलब क्रूर शासक था, निरंकुश शासक था, क्रूर था, लोगों की वो परेशानियों दिक्कतों को नहीं समझता था, जिससे जनता क्या हो गई थी, उससे खफा हो गई थी, परेशान हो गई थी। जनता क्या हो गई, उससे परेशान हो गई। मतलब ये लोगों पर बहुत ज्यादा अधिक अत्याचार के कारण क्या होता था कि जनता इसको मैग्ना कार्टा को भी भूल गए थे। जो मैग्ना कार्टा आया था, सामंत लेकर आए थे, सामंत एक मैग्ना कार्टा लेकर आए थे, घोषणा पत्र, और उस पर राजा ने हस्ताक्षर किया था। लेकिन ये जो ट्यूडर वंश का जो शासन चल रहा था, उस समय का जो राजा था वो बहुत ही निरंकुश था, क्रूर था। तो इससे क्या हो गई कि जनता इससे बहुत परेशान हो गई। और जनता को पता था कि सामंत एक मैग्ना कार्टा लेकर आए थे कि जिससे शासक जो है उस पर हस्ताक्षर करता है कि हम सामंतों के अधीन, जो सामंत सलाहकार आदेश देंगे वैसा ही मैं काम करूंगा अपने प्रजा के प्रति।
तो जनता इस चीज़ को भली भांति जानती थी, लेकिन इससे भी इतना परेशान हो गई थी कि वो मैग्ना कार्टा को भूल गई कि कोई मैग्ना कार्टा नाम का भी एक चीज़ होता है। फिर क्या होता है कि 1603 से 1714 में स्टुअर्ट वंश का राजवंश चलता है। ट्यूडर वंश खत्म हो गया, स्टुअर्ट वंश का शासन चलता है। स्टुअर्ट वंश का शासन चलता है, ठीक है। इस वंश के जो पहले शासक था वो था जेम्स प्रथम। इस वंश का जो शासक था कौन था? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम के समय काल जैसे 1603 से 25 तक 1603 से 25 तक संसद के बीच विवाद होने लगा। जेम्स प्रथम वर्सेस संसद के बीच क्या हो गया? विवाद होने लगा। मतलब जेम्स प्रथम अपना नियम बनाता था, संसद अपना नियम बनाता था। तो क्योंकि इस समय जो पुनर्जागरण वो काफ़ी ज़्यादा यूरोप में फैल गई थी, पुनर्जागरण के कारण ये विवाद उत्पन्न होने लगा। नहीं तो इससे पहले लोग जो थे वो बहुत ही आलस थे, कामों पर ध्यान नहीं देते थे, तर्क वितर्क नहीं करते थे। जो राजा बोलता था, जैसा बोलता था, जो काम करने के लिए वैसा करता था। लेकिन पुनर्जागरण के कारण ये क्या, अब संसद में पार्लियामेंट हो गया और राजा जो है उसके बीच विवाद होने लगा। तो जेम्स के निरंकुशता के कारण जनता क्या इसको नकारने लगी। मतलब जेम्स प्रथम ने ये भी निरंकुश निकला, ये भी लोगों की परेशानियों को नहीं समझता था। तो जनता क्या करने लगी, इसको भी अवॉइड करने लगी, इससे भी परेशान होने लगी इस जेम्स प्रथम से। तो क्या करती, 1625 से 1649 में जेम्स प्रथम का पुत्र शासक बनता है। 1625 से 49 तक जेम्स प्रथम का जो पुत्र होता है चार्ल्स प्रथम ये राजा बनता है, ठीक है। चार्ल्स प्रथम भी ये भी बहुत निरंकुश था। बोले तो एक तरह से ये भी हिटलर था, निरंकुश राजा था। और अय्याशी करने के लिए ये जनता पर अलग अलग तरह का टैक्स लगाता था। मतलब खुद की अय्याशी करने के लिए ये जनता पर टैक्स लगाता था, जनता से उस टैक्स से अपना अय्याशी करता था, जिससे लोग इसका विरोध करने लगे। तो जनता इसका क्या करने लगी, क्योंकि जनता में वो पुनर्जागरण आ गया था, चेतना की भावना आ गई थी। तो जनता इस चीज को क्या करने लगी, विरोध करने लगी। और ये विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक विद्रोह का हालत, गृह विद्रोह का हालत पैदा हो गई। इतना ये विरोध इतना ज्यादा भड़क गया था कि गृह विद्रोह का ये एक हालात पैदा कर दी गई। इंग्लैंड के इस गृह युद्ध में दो गुटों में बट गई। इंग्लैंड जो है इस गृह युद्ध में दो गुट में बट जाती है। एक होता है जिसमें पादरी और राजा एक साथ होते हैं, और संसद और जनता और व्यापारी। देखिए ये इंग्लैंड की जो ये विद्रोह था, इसमें जो विद्रोह चार्ल्स प्रथम के प्रति जो विद्रोह जनता के लिए था, उसमें दो गुट में बट गई। इंग्लैंड भी दो गुटों में बट जाती है इस गृह युद्ध में। एक जिसमें पादरी और राजा होते थे, और एक गुट में जनता, संसद और व्यापारी होते थे, ठीक है। जनता का नेतृत्व कौन कर रहा था? देखिए हम देखेंगे कि इसको जो पादरी और राजा होते थे इनको बोला जाता था कैवेलियर बोला जाता था। और जो जनता हो गई, संसद होगा, व्यापारी होगा, ये तीनों मिलकर जो विरोध करते थे इनको राउंड हेड बोला जाता था। राउंड हेड बोला जाता था। जो जनता का नेतृत्व करता था उसको क्रामवेल बोला जाता था। जो जनता का नेतृत्व कर रहा था वो था क्रामवेल। तो मतलब इसको लीडर बोल सकते हैं कि ये लीडर था, जनता का नेतृत्व कर रहा था। और इस गृह युद्ध में जनता ने चार्ल्स प्रथम को पकड़कर, देखिए गृह युद्ध इतना भड़क गया था कि इस युद्ध में जो चार्ल्स प्रथम किसका पुत्र था? जेम्स प्रथम का। तो चार्ल्स प्रथम को पकड़कर 30 जनवरी 1649 को जनता फांसी दे देती है। जनता क्या दे देती? फांसी दे देती है। और ये मतलब इंग्लैंड के लिए एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था कि ये इतिहास में ऐसा पहली बार था कि जनता ने राजा फांसी नहीं दिया, जनता ने राजा को फांसी दिया। मतलब जनता ने राजा को फांसी देता है। तो ये इतिहास में ऐसा पहला बार ये कांड मतलब हुआ था, घटना हुई थी कि जनता ने राजा को फांसी दे देते हैं 30 जनवरी 1949 को। शुरुआत में देखिए क्रामवेल जो था नेतृत्व कर रहा था जनता के लिए, वो बहुत अच्छा था,
अच्छा मतलब काम कर रहा था, संसद के अनुसार काम करता था। लेकिन ये भी धीरे धीरे क्या हो गया, ये भी हिटलर टाइप निरंकुश होता गया। धीरे धीरे ये भी निरंकुश शासक बन गया। कौन? क्रामवेल निरंकुश शासक बन जाता। और देखते देखते जनता भी इस क्रामवेल से निराश होने लगी। जनता क्या हो गई? तो मतलब जनता का ये हो गया कि न घर का न घाट का, ये वाली हालात पैदा हो गई थी जनता के लिए। तो जनता इससे भी निराश होने लगी। किससे? चार्ल्स प्रथम से निराश होने लगी। और जनता को, जो पब्लिक है, उसको धीरे धीरे ये बात समझ आने लगी कि ये हम लोग किसको लीडर बना दिए। ये तो उसी रास्ते पर आ गया कि जो जेम्स प्रथम चलता था और चार्ल्स प्रथम चलता था। हम लोग किसको लीडर बना दिए? ये तो हम लोग से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्योंकि जो क्रामवेल था, जो क्रामवेल था, क्रामवेल ये प्यूरितल प्यूरितल धर्म को मानता था। प्यूरितल धर्म को मानता था और इस धर्म को जनता पर जबरदस्ती थोपना चाहता था। मतलब ये अपना जो धर्म बनाया था उस धर्म को जनता पर थोपना चाहता था। लेकिन जो पब्लिक है अपने अतीत यानी पास्ट को याद करने लगी कि भाई साहब, मैं वो जो चार्ल्स प्रथम था, जेम्स प्रथम था, इससे अच्छा तो वही थे। ये तो एक धर्म, नया धर्म लाकर बखेड़ा कर दिया और हम लोग के ऊपर ये थोपना चाहता था। तो पब्लिक इस चीज को जानने लगी और पब्लिक क्या करती है? फिर से विद्रोह करती है। पब्लिक फिर से विद्रोह करके ये क्रामवेल को गद्दी पर से हटाती है। और जो चार्ल्स प्रथम था निरंकुश, जिसको फांसी दिया गया था, उसके पुत्र चार्ल्स द्वितीय को गद्दी पर जनता बिठाती है, यानी राजा बनाती है। देखिए, चार्ल्स द्वितीय शुरू से मतलब ये डर डर के काम करने लगा, क्योंकि इसको पता था अगर डर डर के काम नहीं करूंगा तो मेरे पिताजी जैसे मुझे भी वैसे ही फांसी दे दी जाएगी। तो ये डर डर के शासन करने लगा। ये चार्ल्स द्वितीय ने डर डर के शासन करने लगा। लेकिन क्या होता है कि ये भी धीरे धीरे ये भी निरंकुश हो जाता। मतलब ये बोल सकते हैं कि कोई भी अगर शासक आता था उस गद्दी पर, जो भी बैठता था, वो कहीं ना कहीं निरंकुश होने लगता था। जनता के प्रति क्रूरता का भावना वो उसमें उत्पन्न होने लगी। इसके मरने के बाद जो इसका पुत्र था, चार्ल्स द्वितीय के मरने के बाद इसका पुत्र जो होता है जेम्स द्वितीय, इसके पुत्र का नाम होता है जेम्स द्वितीय। जेम्स द्वितीय ये राजा बनता है। देखिए, अभी ये परिवारवाद इसी को बोलते हैं कि ये परिवारवाद अभी चलता रहा है। जेम्स प्रथम था, उसका पुत्र चार्ल्स प्रथम ने, फिर से चार्ल्स प्रथम का पुत्र चार्ल्स द्वितीय ने, चार्ल्स द्वितीय का पुत्र जेम्स द्वितीय ने, ये राजा बनता है। देखिए, जेम्स द्वितीय का राजा बनते ही अपने दादा जेम्स प्रथम का याद आता है। और वो ये भी क्या होता है, सबसे दमनकारी राजा बन जाता है। सबसे क्रूर, सबसे हरामी टाइप का बोले तो ये सबसे हरामी टाइप का जेम्स द्वितीय ये राजा बनता है अपने दादा के प्रति। इसका दादा कौन था? जेम्स द्वितीय। इसका दादा कौन था? जेम्स प्रथम था। तो इसके जैसा ये राजा बनना शुरू कर देता है, दमनकारी। और जो विद्रोही होते थे, विद्रोही इसके खिलाफ जो भी विद्रोह करते थे जेम्स द्वितीय के, उनको मरवा देता था। उसके विद्रोह को दमन कर देता था। इसलिए इसको दमनकारी शासक बोला जाता है। देखिए, जेम्स द्वितीय की जो पुत्री थी मैरी, जेम्स द्वितीय की पुत्री कौन थी? मैरी। इसकी पुत्री थी मैरी और जनता के जेम्स के खिलाफ थे। मैरी हो गए और जनता, इसकी पुत्री भी इसी के खिलाफ हो गए थे। इसके खिलाफ, अपने ये जो पुत्री है इसकी मैरी, अपने पापा के खिलाफ ही हो गए थे। जनता तो पहले से जेम्स द्वितीय के खिलाफ थे, क्योंकि ये भी निरंकुश हो गया था। जनता जिसको भी बैठाती थी गद्दी पर, वो कहीं ना कहीं निरंकुश हो जाता था, हरामी टाइप का, क्रूर हो जाता था, कर बढ़ा देता था, टैक्स बढ़ा देता था। इसलिए जनता क्या होती थी, जनता फिर से उस राजा के प्रति विद्रोह करना शुरू कर देती थी। लेकिन ये जो जेम्स द्वितीय था, इसका पुत्री मैरी और जनता दोनों मिलकर इसका विद्रोह करना शुरू करती है, विरोध। और इसी बीच हॉलैंड का जो राजकुमार होता है विलियम ऑफ ऑरेंज, हॉलैंड का राजकुमार जो होता है, राजकुमार जिसका नाम होता है विलियम ऑफ ऑरेंज, इसने मैरी को छुड़ाने के लिए, क्योंकि ये दोनों प्यार करते थे,
ये विलियम ऑफ ऑरेंज और मैरी, ये दोनों आपस में प्यार करते थे। तो जेम्स द्वितीय ने मैरी को मतलब बंधक बना लिया था, नज़रबंद कर लिया था। इसलिए जो हॉलैंड का राजकुमार था विलियम ऑफ ऑरेंज ने ये मैरी को छुड़ाने के लिए 15,000 सैनिकों के साथ ये धावा बोल देता है जेम्स द्वितीय पर। तो 15,000 सैनिकों के साथ ये आता है अपने प्रेमिका को छुड़ाने के लिए, उसके पापा से लड़ाई यानी अपने ससुर से लड़ाई कर लेता है। तो 15,000 सैनिक लेकर आता है। इंग्लैंड की जनता ने इस हॉलैंड के राजकुमार का स्वागत तो करते ही हैं, इसका साथ भी देते हैं। और जेम्स द्वितीय के बदले जो वहाँ के राजा थे, इंग्लैंड के जो जनता थी, वो विलियम ऑरेंज को क्या करती है, इंग्लैंड का राजा घोषित कर देते हैं। कौन? जनता घोषित कर देती है, राजा घोषित कर देती है जनता। अब जेम्स द्वितीय ने ऑरेंज के डर से इंग्लैंड छोड़कर भाग जाता है। विलियम के डर से, जो जेम्स उसका ससुर जो था, विलियम ऑरेंज का जो ससुर था जेम्स द्वितीय, ये इंग्लैंड छोड़कर भाग जाता है। इस प्रकार देखते हैं कि 1688 में इंग्लैंड में बिना रक्त बहाए ये जो क्रांति होती है ये सफल हो जाती है। ये क्रांति क्या होती है? सफल हो जाती है। लेकिन जो विलियम ऑफ ऑरेंज था, ये राजकुमारी मैरी को इंग्लैंड का महारानी बना दिया और जनता को भी ये सब मंजूर था। तो जो विलियम ऑफ ऑरेंज ने मैरी को इंग्लैंड का क्वीन, इंग्लैंड की महारानी बना देता है। मैरी को इंग्लैंड की महारानी बना देता और इस प्रकार वहाँ के जो इंग्लैंड की पब्लिक थी, प्रजा थी, इस चीज मैरी को भी स्वीकार कर लेती है कि खैर ये हमारी राजकुमारी रहेगी। ये जो राजा वाली परंपरा है आज भी इंग्लैंड में है। मैरी वंश के लोग इंग्लैंड के राजा महारानी बनते हैं, आज भी बनते हैं। इंग्लैंड में राजा वाली परंपरा आज भी है, मतलब 2025 में भी ये आज भी चलता है। अब देखिए कि इंग्लैंड की क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा था। जो इंग्लैंड की क्रांति हुई थी, ये इसका प्रभाव क्या पड़ा था, ये हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, राजा और संसद के जो अधिकार थे उसको सुनिश्चित किया गया था। प्रभाव तो ये पड़ा कि जो जनता का जो दरबार था वो क्या था? संसद था। राजा का दरबार अपना था, राजा अपना नियम चलाता था, जनता अपने संसद के द्वारा नियम चलाती थी। तो इस प्रकार देखा जाए कि जो राजा की शक्ति है इसको कम कर दिया गया, और यानी इसका जो अधिकार है इसको डाउन कर दिया गया, कम कर दिया गया, और जो संसद है इसको बढ़ा दिया गया। राजा और संसद के बीच जो विवाद था वो समाप्त हो जाता है। तो यानी संसद के बीच जो विवाद था, राजा और संसद के बीच विवाद, ये खत्म कर दिया जाता है। ये इंग्लैंड की क्रांति की वजह से ये खत्म हो जाता है और राजा को औपचारिक रूप से प्रधान बनाया गया। देखिए, राजा, वहाँ की जनता तो इतना ये की कि राजा को गद्दी पर से हटाई नहीं, बल्कि साथ साथ गणतंत्र, ये जो देखिए संसद भी बनाई और अपना राजा भी चुनी। तो जनता वहाँ की संसद को भी चुनती है, राजा को भी चुनती है। तो जो ये राजा वाली परंपरा है औपचारिक रूप से इसको ही प्रधान बनाती है, लेकिन काम पूरा ये संसद करता है और ये इंग्लैंड में आज भी चलता है। ठीक है, अब देखते हैं कि 1689 में ये घोषणा पत्र था क्या। जो घोषणा पत्र आया था 1689 में, एक घोषणा पत्र आता है। इस घोषणा पत्र के अनुसार राजा संसद के बिना अनुमति ना कोई कानून बना सकता है। जो राजा होता है और ये संसद है, तो ये जो राजा है और ये संसद है, राजा संसद के बिना कोई कानून नहीं बना सकता। ठीक है, कानून नहीं बना सकता और न ही पुराने कानून को समाप्त कर सकता है, जब तक संसद उस चीज को मुहर न लगा देती है। संसद ये नहीं कह देती है कि हाँ कानून बनाइए या समाप्त कर दीजिए। राजा ऐसा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास वो अधिकार है ही नहीं। हम देखते हैं कि राजा जो होता है बिना संसद की अनुमति से कोई नया टैक्स भी नहीं लगा सकता। जो टैक्स चलेगा वो संसद बनाएगी, वही बस केवल नाम का राजा, जैसे भारत में केवल नाम का राष्ट्रपति है, बस कोई बिल पास करना हो तो उस बिल पर साइन करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी होती है। वैसे ही इंग्लैंड में ये राजा महारानी वाला जो सिस्टम है आज भी केवल नाम का है, बस केवल साइन करने के लिए। राजा बिना किसी संसद की अनुमति से कोई टैक्स भी नहीं लगाता था, नहीं लगा सकता है। वित्त तथा और सेना संसद के नियंत्रण में रहेगी। अगर बोले तो जो राजस्व है, वित्त हो गया, सेना हो गई, वित्त, सेना, और जो संसद है, संसद का नियंत्रण
नियंत्रण। ये जो तीनों है ना, संसद के सॉरी ये संसद नहीं, ये केवल सेना और वित्त, ये तीनों संसद के सॉरी ये दोनों संसद के नियंत्रण में ही रहेगी। मतलब ये संसद इस पर अपना अधिकार जमाएगा, और अधिकार मतलब क्या है, जो भी नियम बनाना है, चाहे वित्त के रिलेटेड नियम बनाना, चाहे सेना के रिलेटेड, ये सब केवल और केवल संसद ही कर सकता है। राजा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इंग्लैंड की क्रांति का कारण क्या था, ये हुआ क्यों, इसका मेन कारण क्या था? तो जो विश्व की पहली राजनीतिक क्रांति थी, क्योंकि निरंकुशता बढ़ गई थी, उसका इंग्लैंड में निरंकुशता बढ़ गई थी, क्रूरता बढ़ गई थी, अंधविश्वास बढ़ गया था, राजा प्रजा को समझती नहीं थी, इस कारण यह इंग्लैंड की क्रांति होती है। और दूसरा, इंग्लैंड की क्रांति का कारण जो है, राजा और संसद के बीच सत्ता का होड़ लग गया था। होड़ किसका? सत्ता का। और ये सत्ता, ये संघर्ष बोले तो ये संघर्ष भी था, ये संघर्ष था। और उस संघर्ष में जीत किसकी होती है? संसद की जीत होती है। बोले तो उसको हम लोग जनता की जीत बोलते हैं, जनता की जीत होती है। तो जनता जीतता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो इंग्लैंड की क्रांति है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस जो भी पॉइंट मैंने आपको बता दिया, एग्जाम की दृष्टि से जो भी पॉइंट है वो उसको नोट डाउन किए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उसका टॉपिक होने वाला है यूरोप का एकीकरण। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।